मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज संडे है और संडे में द हिंदू में कोई विशेष खबर आती नहीं है। साइंस एंड टेक का कुछ आर्टिकल होते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में आपको पता है सिद्धारमैया वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने एक अच्छी फैसला क्या लिया कि पहले कैबिनेट के बैठक में ही जो वादा किया था 5 गारंटी स्कीम उनको लॉन्च कर दिया है। उसमें यदि आप पहले महिलाओं को 2,000 रुपया फ्री में 2,000 रुपया मिलेगा पर मंथ, फिर जो 200 बिजली फ्री मिलेगी 200 यूनिट की, फिर क्या कि 300 रुपया जो भी रोजगार है उनको मिलेगा, 1500 जो डिप्लोमा उनको मिलेगा, फ्री बस सर्विस मिलेगा सारी महिलाओं को, और 10 केजी अनाज मिलेगा बीपीएल परिवार वालों को। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो शुरुआत तो अच्छी हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार आने वाली समय में जनता के हित में काम करेगी। आगे देखते हैं। आगे ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास बात, इसमें कोई खास बात है नहीं। वही बात है, कर्नाटक ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जो बातें चल रही काफ़ी लंबे समय से, ऑर्डिनेंस एंड इंसल्ट टू एससी बस हमेशा चलेगा। केजरीवाल हमेशा अब पूरे लेकर जाएंगे, धरना देंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बावजूद भी ऑर्डिनेंस लेके आ गए हमारे खिलाफ। इंडिया जी हमारे मोदी साहब हैं, मोदी साहब ने कहा कि इंडिया विल डू एवरीथिंग नेसेसरी फॉर रिजॉल्व द वार इन यूक्रेन। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारे मोदी साहब ने। क्या शानदार बात कहा मोदी साहब ने। मोदी सेड ऑन सैटरडे ड्यूरिंग द मीटिंग विद यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिला। कहाँ साइलेंट G20 का G7 की समिट चल रही है अभी, उसमें जेलेंस्की से मिलेंगे और मज़ा तो तब आएगा जब G20 में यहाँ रसिया से ही मिलेंगे और उसमें यदि जेलेंस्की जी आ गए तो ये देखने वाली बात होगा कि हमारे जो पीएम हैं उनको क्या कहते हैं। और उसके बाद G20 के बाद शंघाई कोऑपरेशन का मीटिंग, उसमें चाइना से कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो ये इंडिया के लिए भी थोड़ा काफ़ी डिप्लोमेटिक स्तर पे काफ़ी मुश्किल है कि अलग अलग जगह पे जा कर के अलग अलग बातें करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं, अटैम्प्ट वही वाला बात रोना धोना चल रहा है कांग्रेस के, ये बीजेपी का और आम आदमी पार्टी के बीच में। ये काफ़ी जो मैं पहले आपको बता ही दिया कि सिद्धारमैया ने वहाँ पे क्या क्या स्टेप लिए हैं, ये हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भरोसे का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में कुछ भी होता है ना, तो वहाँ जो राजीव गांधी के नाम पर ही होता है। सेंटर सिक DVSC वर्डिक्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट पावर। अब सेंटर सिक कह रहा कि ठीक है हम रिव्यू करेंगे, ये कोई बात चलता रहेगा। चलिए ये हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। इंडिया स्टैंड फॉर रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी अडेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ सेम। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कहने का। हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे ना, यही कहेंगे नहीं इंडिया जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से ही काम करेगा, ताकि हमको तो दोनों को बैलेंस करना है ना। इंडिया एडवोकेट फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। इंडिया को तो रशिया से भी काम है, इनफैक्ट यूक्रेन से ज़्यादा काम रशिया से है। दोनों को नाराज़ नहीं कर सकते इंडिया, इसलिए उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, हम इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे। और जहाँ भी इंडिया के लिए दुविधा वाली समय रही है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो USA में हो या रसिया में हो, इंडिया हमेशा स्टैंड लेता है कि नहीं हम फॉलो करेंगे यूनाइटेड नेशन का जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से ही काम करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और नर्स ये तो कुछ नहीं है, ये सब फालतू वाली बात है, भर भर के दिया है, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। हमारे काम का ये थोड़ा सा है कि ग्लोबल पोलियो टारगेट सेट फॉर दिस ईयर अनलाइकली टू मीट। नहीं हो पाएगा ग्लोबल टारगेट, क्योंकि पोलियो आपको पता है 1998 में जो इनिशिएटिव शुरू किया गया था उसका नाम था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एस्टेब्लिशमेंट फॉर ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, GPEI। बस इतना पता होना चाहिए। पोलियो वायरस 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 तो 10 साल के अंदर ख़त्म हो गया था 1999 में टाइप 1 ख़त्म हो गया था, लेकिन टाइप 1 और 2 सब जगह तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पोलियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बस एक कंट्री है जिसका नाम आप जानते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ थोड़ा मामला कुछ चल रहा है कि वहाँ अच्छा से काम नहीं हो रहा है बस। दूसरा क्या है कि दूसरा आर्टिकल है क्या कि नोवल होस्ट डायरेक्टेड मॉलिक्यूल्स ब्लंट SARS-CoV-2 इन्फ्लुएंजा वायरस। देखिए पूरी मामला क्या है, इस पूरा का मामला क्या है कि अभी तक किसी भी वायरस को ट्रीट करने के लिए क्या उपाय था, कि अभी तक किसी वायरस को ट्रीट करने का उपाय ये था कि हम उसका वैक्सीन बनाएंगे, वैक्सीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएगी हमारी बॉडी में और एंटीबॉडी उस वायरस से लड़ाई करके उसको मारने का काम करेगी।
एक होता है ड्रग रेजिस्टेंस बन जाना। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप यदि दवा बहुत लेते लेते एक ऐसा वक्त आएगा जब शरीर में दवा का प्रभाव कम हो जाएगा, यानी दवा काम करना बंद कर देगा, उसे बोलते हैं क्या, हम उसे बोलते हैं कि हमारा बॉडी जो है ड्रग के रेजिस्टेंस बन चुका है, ड्रग लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस केस में हमारे जो साइंटिस्ट ने क्या किया है, वायरस कैन डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीवायरल वाइल ड्रग दैट टारगेट द होस्ट सेल टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन कैन रिमेन इफेक्टिव इवन द वायरस इन्वॉल्व। ये मामला क्या है, मामला क्या है कि देखिए अब क्या इन्होंने साइंटिस्ट ने कहा है कि जिस सेल को वायरस टारगेट कर रहा है, अब हम वायरस को नहीं करेंगे टारगेट, सेल को करेंगे टारगेट। अब उस सेल में हम एक ऐसा, उसका नाम दिया गया कि एक ऐसा स्मॉल मॉलिक्यूल बनाएंगे। इंडियन इन्हें क्या कहा कि रेजिस्टेंस हो जाता है तो टारगेट हम किससे करेंगे, होस्ट सेल को करेंगे। होस्ट मतलब क्या कि जिस पर कोई वायरस आ जाता है। होस्ट मतलब क्या कि जहाँ वो रहता है, जहाँ वो विकसित करता है, उसे होस्ट बोलते हैं। जैसे कि वायरस जो होता है आदमी के जब शरीर में आता है या कोई भी लिविंग बॉडी के शरीर में आता है तभी एक्टिव होता है, तो लिविंग बॉडी उसके लिए क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस में भी यही होता है। Indian researchers have for the first time been able to synthesize a small molecule that can effectively halt infection of SARS-CoV-2 and influenza virus targeting the host। बस हमको इतना ही जानना है कि हम लोग कुछ ऐसे भी काम कर रहे हैं जो कि होस्ट को टारगेट करेगा, ना कि एंटीबॉडी पर टारगेट करेगा। होस्ट को टारगेट करेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। चलिए थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि रिसर्चर हैव फ्रॉम फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट फाइंड इनिशियल सक्सेस फॉर होस्ट। इनिशियल सक्सेस मिला है कि अभी देखते हैं क्या होता है, तो जब कोई मामला आएगा तो समझ में आएगा कि हम लोग इसे विचार विमर्श कर रहे हैं। बात खत्म। अब इतना हमको लंबा चौड़ा बात हमको ला के पूरा बर्बाद नहीं करनी है, समय हो गया, जब आएगा देख लेंगे। दूसरा रिसर्च में क्या आया है कि न्यू टेक्निक वेलकम कैल्शियम 14 टू रेडियोमेट्री डेटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि रेडियोमेट्री डेटरी क्या होता है। अभी तक अब हम क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ का यदि एज पता लगाना है तो कार्बन 14 सफिशिएंट था, कार्बन 14 से पता लगाते थे। लेकिन अब मेरे पास एक ऑप्शन और आ गया जिसका नाम है कैल्शियम 14। अब सवाल ये आता है कि कैल्शियम 41 आया क्यों। तो कैल्शियम 41 की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि जो कार्बन डेटिंग का कैन नॉट डिटरमाइन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओल्डर देन 50,000 साल, यानी कि 50,000 साल से पहले का कोई भी ऑब्जेक्ट का डेटिंग पता करना है तो हम कार्बन डेटिंग से पता नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारे पास एक और ऑप्शन आया जिसका नाम है कैल्शियम 41, जिसका नाम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अब ये क्या कह रहा है कि सिंस इट्स इन्वेंशन इन 1947 द कार्बन डेटिंग हैज रिवोल्यूशनाइज कर दिया, मतलब कि क्रांति लाया था कार्बन डेटिंग फॉर मेनी फील्ड ऑफ साइंस बाय द अलाउिंग साइंटिस्ट टू एस्टिमेट द एज ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। याद रखिएगा ये ऑर्गेनिक मटेरियल काफ़ी है, कार्बन डेटिंग से हम ऑर्गेनिक मटेरियल का भी हम डेट पता लगा सकते हैं। हाउ मच कार्बन 14 कंटेन, कि कार्बन 14 कितना उसमें है, इससे हम पता लगा सकते हैं। फिर भी उसमें उसका आपने पढ़ा होगा सही से रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कि हाफ लाइफ साइकिल होता है। तो कार्बन का जो हाफ लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, 5700 होता है। सो टेक्निक जो कैन नॉट एज ऑफ द, अब उसके क्या होगा कि उससे ज़्यादा का जो कि 50,000 सालों से पहले का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका एज हम पता नहीं कर सकते थे। इसीलिए साइंटिस्टों ने अभी रिसेंटली बहुत पहले से विचार करें कैल्शियम 41 पर, जिसका जो लाइफ साइकिल है वो है 99,400 ईयर्स। It produced when the cosmic ray from space smash कैल्शियम एटम इन द सॉइल। जब स्पेस से कोई कॉस्मिक रे आएगा और कॉस्मिक और मिट्टी में प्रेजेंट जो कैल्शियम एटम है उसे स्मैश करेगा, मिलेगा। फाउंड इन द अर्थ ओपनिंग द डोर डेटिंग ऑफ फोसिलाइज बोन रॉक। बस यही काम करेगा। बस मैटर क्या है, मैटर कुल मिला के इतना करते हैं कंक्लूड कि एक कार्बन 14 एक क्या बोलते हैं, एक और हमारे पास ऑप्शन आ गया है, टेक्निक आ गया है, उसका नाम होगा रेडियोमेट्रिक। ये क्यों आया है, चूँकि जो कार्बन 14 होता है 50 सालों से पहले, क्या 50,000 सालों से पहले का डेटिंग नहीं कर सकता है। बस इतना ही हमको काम करना है और बाकी कुछ ऐसा आज कुछ खास है नहीं। हाउ ऐसी वर्डिक्ट TN स्टैंड फॉर द जल्लीकट्टू। अब यही बात है, जल्लीकट्टू तो पता ही होगा ना, जो तमिलनाडु में या तेलंगाना में जल्लीकट्टू को क्या किया गया है कि शुरू कर दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये
ठीक है, आप अलाउ कर सकते हैं। तो वहाँ के लोग काफ़ी जल्लू कट्टू में काफ़ी फेमस हो रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है। ये पूरा मामला उसी का है कि कैसे कैसे ये पूरा जल्लू कट्टू के जो आप क्रुएल्टी एक्ट है उसको मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कब बंद किया, ये पूरी सी लंबा आपको पढ़ लीजिएगा। ये पूरा लंबा वही बात कह रहा है कि क्या करें ना करें। फिर कह रहा है कि WHO गाइडलाइन नॉन शुगर स्वीटनर्स, अब कह रहा है कि भाई स्वीटनर लाइक द सैकराइन एंड द डायबिटीज, और डायबिटीज़ कहीं भी आएगा तो आप इतना कह दीजिएगा इंडिया इज अ डायबिटिक नेशन, क्योंकि एवरी 6 आउट ऑफ 1 पीपल सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज इन इंडिया। बस विल ऑल ओवर सी स्पेंड कम अंडर द टैक्स नेट, ये पूरी बात है। चलिए तो फिर इतना ही, चलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। यदि आप हमारी इनिशिएटिव आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।